टीपी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 पाइए बंधक, ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 पढ़ते हैं। बंधक किसे कहते हैं? बंधक। बंधक देखिए, अचल संपत्ति में क्या होता है? मुझे पैसे की जरूरत, मैं अल्पना के पास गया, अल्पना मुझे पैसे दे दीजिए। अल्पना कहीं क्यों दूं पैसे? तो मैं अल्पना से कहता हूं मैं अपना मकान आपके पास बंधक रख रहा हूँ, मॉर्गेज कर रहा हूँ, अपनी दुकान रख रहा हूँ, अपनी अचल संपत्ति आपके पास रख रहा हूँ। तो अल्पना मुझे क्या देंगी? पैसे दे देंगी। मुझे पैसे की जरूरत, मैं लक्ष्मी सुनार के पास गया, लक्ष्मी सुनार मुझे पैसे दे दीजिए। लक्ष्मी सुनार ने क्या, क्यों दूं? तो मैं इनके पास अपना सोना रखता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा से? गिरवी। चल संपत्ति में प्लेज का इस्तेमाल करते हैं, गिरवी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अचल संपत्ति में बंधक का इस्तेमाल करते हैं, बंधक शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए, मॉर्गेज शब्द का इस्तेमाल होता है। 58 बंधक, बंधककर्ता, बंधकदार, बंधक धन और बंधक विलेख की परिभाषा। सब कुछ इसी में है सर। इस सेक्शन में डेफिनेशन दे रखी है। बंधक किसे कहेंगे, बंधकदार किसे कहेंगे, बंधककर्ता कौन होगा, बंधक धन क्या होगा, बंधक विलेख क्या होगा। ठीक, चलिए। बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में के किसी हित का वह अंतरण है जो उधार के तौर पर दिए गए या दिए जाने वाले धन के संदाय को या वर्तमान या भावी ऋण के संदाय को या ऐसे वचनबंध का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है प्रतिभूत करने के प्रयोजन से किया जाता कितनी है। टिपिकल लाइन लिखी है प्रतिभूत, इस पूरी पैरा बेकार बना रखा है ना। इसमें आप जहां लिखा है बंधक करता, इसके ऊपर लिखो ऋणी, जिसे पैसे की आवश्यकता नहीं कि ऋणी। बंधकदार में लिख लो बैंक, जो लोन दे रहा है। ये महाजन लिख लो, बैंक। ठीक है, महाजन। बंधक धन पैसा, बंधक विलेख वो डीड जिस पर आप बंधक ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा गया? बंधक। ठीक, मुझे पैसे की जरूरत, मैं अल्पना के पास गया, अल्पना मुझे पैसे दे दीजिए। तो मैं कौन? बंधक करता। करता मैं अपना संपत्ति इनके पास रख रहा हूँ। अल्पना बैंक के पास गया, अल्पना बैंक ने मुझे पैसे दिए, ये कौन? बंधकदार। पैसे 5 लाख रुपए दिए, ये बंधक धन। एक डीड तैयार की गई, डीड में 2 गवाहों के हस्ताक्षर है, या क्या? बंधक विलेख। इस पूरी प्रक्रिया को बंधक कहा गया। लड़ गया? चलो, देख लिखा है मॉर्गेजर, जो पैसे मांगता है, मॉर्गेजर। मॉर्गेजी जो नहीं नहीं सुष्मिता जी, मॉर्गेजर जो पैसे ले रहा है, मॉर्गेजर। हाँ, मॉर्गेजी जो मॉर्गेजी के बराबर लिख लीजिए बैंक। महाजन। हाँ, अरे वहां वहां मत सोचो, डोनर अलग हो जाएगा पूरा। उदाहरण के चैप्टर में पढ़ेंगे आप। नहीं नहीं ना ना ना, वो अलग, उनके नाम भी अलग 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 चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे डोनर डोनी हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे, बिल्कुल नाम भी चेंज हो। वहां से बिल्कुल अब मिक्स मत कीजिएगा। मॉर्गेजर जिसे पैसे की जरूरत, मॉर्गेजी बैंक जिससे मैंने पैसा लिया। कितना पैसा ले गया? मॉर्गेज मनी। मॉर्गेज डीड वो डॉक्यूमेंट। बस ये पूरी प्रक्रिया मॉर्गेज प्रक्रिया। चलिए चलिए। बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में के किसी हित का वह अंतरण है जो उधार के तौर पर दिए गए या दिए जाने वाले धन के संदाय को या वर्तमान या भावी ऋण के संदाय को या ऐसे वचनबंध का पालन जिससे धन संबंधी दायित्व पैदा हो सकता है प्रतिभूत करने के प्रयोजन से किया जाता है। प्रतिभूत यानी कि सिक्योरिटी रखने के प्रयोजन से किया जाता है। आपने अपनी संपत्ति सिक्योरिटी रखी ना, तब पैसे मिले आपको। अंतरक बंधककर्ता और अंतरिती बंधकदार कहलाता है। मूलधन और ब्याज जिनका संदाय तत्समय प्रतिभूत है बंधक धन कहलाते हैं, और वह लिखत यदि कोई हो जिसके द्वारा अंतरण किया जाता है बंधक विलेख कहलाती है। ठीक है, सब चीजें क्या कहलाती है? बंधक विलेख कहलाती है। ख सादा बंधक, जहाँ की बंधककर्ता बंधक संपत्ति का कब्जा परिदत्त किए बिना बंधक धन चुकाने के लिए अपने को व्यक्ति आबद्ध करता है और अभिव्यक्त या विवक्षित तौर पर करार करता है कि बस एक सेकंड देखिए, बंधक 6 प्रकार का होता है। इस 6 प्रकार में जो आगे दे रखे हैं ये पूरे आपको सीरियल से याद होने चाहिए। सादा बंधक, भोग बंधक, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, अंग्रेजी बंधक, ये सब सीरियल से पढ़ेंगे। एग्जाम में पूछेंगे ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है। तो 58 के ए पार्ट में डेफिनेशन क्लोज है, ये याद रखिएगा। बी पार्ट से बंधक स्टार्ट हो रहे हैं, जो 6 प्रकार के बंधक है, यानी कि 58 के 7 पार्ट में डिवाइड है। ये देखो किसका फोन है ये?
कट गया शायद, देना। ठीक है, चलिए अब आइए सादा बंधक किसे कहते हैं, सिंपल मॉर्गेज। ख सादा बंधक। सादा बंधक सादा बंधक, जहाँ- सिंपल मॉर्गेज। जहाँ की बंधककर्ता बंधक संपत्ति का कब्जा परिदत किए बिना गोल बंधक करो, कब्जा परिदत किए बिना, इसे गोल कर दो। चलिए सिंपल मॉर्गेज पढ़ रहे हैं हम। जहां की बंधककर्ता बंधक संपत्ति का कब्जा परिदत किए बिना, सिंपल मॉर्गेज में कब्जा नहीं दिया जाता। अल्पना मुझ पे विश्वास कर रही है, फैजल साहब अपना मकान मेरे बंधक रखो तब पैसे दूंगी। मैं अल्पना को लिख कर दे रहा हूं, अल्पना मुझे अपना मकान आपके पास बंधक रखकर 5 लाख रुपए दे दीजिए। अल्पना ने विश्वास करके डीड लिखकर मुझे पैसे दे दिए, कब्जा नहीं दिया मैंने इनको, ध्यान रखिएगा। सिंपल मॉर्गेज में कब्जा नहीं दिया जाता, पोजेशन पोजेशन नहीं दिया सिंपल मॉर्गेज में। 6 प्रकार का मॉर्गेज होता है जिसमें सिंपल मॉर्गेज हम पहला पढ़ रहे हैं, इसमें कब्जा नहीं दिया जाता। और मैं अपने आप को अवध करता हूं, इस डेट तक आपके पैसे लौटा दूंगा। पढ़िए ध्यान से। सादा बंधक, जहाँ की बंधककर्ता बंधक संपत्ति का कब्जा परिदत किए बिना बंधक धन चुकाने के लिए अपने को व्यतीत आबद्ध करता है और अभिव्यक्त या विवक्षित तौर पर करार करता है देखिए अपने आप को पर्सनली तौर पर बाध्य कर रहा हूं, मैं चुकाऊंगा पैसे आपके, ठीक है। कि उस संविदा के अनुसार संदाय करने में उसके असफल रहने की दशा में बंधकदार को बंधक संपत्ति का विक्रय कराने का और विक्रय के आगमों का जहां तक वह आवश्यक हो बंधक धन के संदाय में उपयोजित कराने का अधिकार होगा। वहां वह संव्यवहार सादा बंधक और बंधकदार सादा बंधकदार कहलाता है। बस ये चीज सादा बंधक जब भी लिखा जाएगा हमेशा लिखित होगा और रजिस्टर्ड होगा। लिख लीजिए, रिटन होगा और रजिस्टर्ड होगा। बिना लिखित के कोई भी सादा बंधक नहीं हो सकता, कोई प्रूव नहीं कर सकता मैं तो कब्जा नहीं दिया गया, मेरे पैसे फिर मिलने के भी नहीं। अगर अल्पना ने ना कोई डॉक्यूमेंट लिखवाया ना मुझे मैं इनको कब्जा दे रहा हूं तो क्या पैसे चुकाऊंगा इनके, है ना। क्या मैं अपने आप को बाध्य मानूंगा? नहीं मानूंगा, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है बिना कब्जा दिए जब कुछ संपत्ति दी जा रही तो रिटन होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक। और क्या कह रहे हैं देखिए, और संविदा में डेट होनी चाहिए, उस डेट तक मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। अगर मैंने नहीं लौटाए पैसे तब ये संपत्ति को विक्रय कर अपने पैसे ले सकती है या न्यायालय में सूट फाइल कर सकती है, मेरे पैसे लौटाए जाएं फैजल साहब की, नहीं तो मुझे संपत्ति बेचकर मुझे पैसे दिलाए जाए, ठीक है। चलिए सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, मैंने 2005 में अल्पना से पैसे 2005 में चलो 2005 में मुझे पैसे की आवश्यकता है, मैंने अपने मकान को बंधक रखकर अल्पना से पैसे लिए और कहा 3 साल में आपके पैसे लौटा दूंगा। 2008 हो गया, 3 साल हो गए, पैसे मैंने इनके नहीं लौटाए। अब उस संपत्ति की वैल्यू थी 5 लाख रुपए जो 2008 में बढ़कर हो गई 10 लाख रुपए, ठीक। अब 2015 आ गया, 2015 में मैंने पैसे लौटाए इनके, उस संपत्ति की वैल्यू कितनी होगी, सादा बंधक कर लिख के दे रखा है, उस संपत्ति की वैल्यू मान लो 5 लाख से होगी 50 लाख 2024 में। अब अल्पना मुझे पे सूट फाइल करती है कि मुझे मेरे पैसे लौटाए जाए, नहीं तो मैं संपत्ति में कब्जा कर लेती हूँ या बेच देती हूँ। तब क्या मेरी संपत्ति में कब्जा कर पाएंगी? ये नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मैंने पैसे कितने ले रखे हैं इनसे, 5 लाख। इससे ऊपर तुम ले रखे ना 5 लाख रुपए या उसके ब्याज समेत में लौटाने के लिए बाध्य हूँ इनको, संपत्ति बेचने के लिए बात नहीं है। ये न्यायालय में सूट करेंगी तो न्यायालय मुझे 5 लाख और ब्याज समेत पैसा दिलवाएगा, क्योंकि वैल्यू बढ़ जाएगी संपत्ति की। चलिए क्या आप ध्यान रखना, सादा बंधक में रिटन और रजिस्टर्ड होगा, 2 गवाह होंगे। अगर शर्त पूरी नहीं होती, संविदा तोड़ता है तो न्यायालय के माध्यम से आप सूट फाइल कर सकते हैं मेरे ऊपर। आइए सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। चलिए सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, जहाँ की कोई बंधककर्ता बंधक संपत्ति को दृश्यतः बेच देता है। देखिए मुझे पैसे की जरूरत, मैं अल्पना के पास गया, अल्पना मुझे पैसे दे दीजिए और मैं इनको दृश्यतः बेच देता हूँ। 10 लाख की प्रॉपर्टी 10 लाख के इनसे पैसे ले लिए और कह रहा हूँ मॉर्गेज कर दो, तो दिख रहा है बंधक लेकिन है नहीं बंधक, वो एक तरह से विक्रय है। मेरे मकान की वैल्यू 10 लाख और इनसे मैंने 10 लाख ही ले लिए, ठीक। क्या लग रहा है आपको? बंधक लग रहा है लेकिन बंधक है नहीं, एक तरह से सेल है, ठीक है। बस एक कंडीशन होती है भाई 10 लाख फ्यूचर में इनके लौटाकर मैं अपनी संपत्ति वापस ले लूंगा। इसे कहते हैं सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। लगता है बंधक लेकिन बंधक जैसा होता नहीं, लग रहा है सेल। चलिए दोबारा पढ़िए, जहां की कोई बंधक करता नहीं, कब्जा कुछ नहीं पढ़ेंगे आप, पढ़ेंगे ध्यान से देखो भी, जहां कोई बंधक करता, जहाँ की कोई बंधककर्ता बंधक संपत्ति को दृश्यतः बेच देता है।
इस शर्त पर कि किसी निश्चित तारीख को बंधक धन के संदाय में व्यतिक्रम होते ही विक्रय आत्यंतिक हो जाएगा। विक्रय सेल एब्सोल्यूट हो जाएगी। अगर मैंने आपको दिसंबर 2024 तक पैसे नहीं दिए तो सेल जो मैंने किया, बंधक किया, उसे सेल में कन्वर्ट कर देना, सेल हो जाएगा फिर वो कंप्लीट। तो क्या है, एक तरह से ये सेल ही है, लेकिन है कंडीशन के साथ, तो बंधक है। क्यों? क्योंकि 31 दिसंबर मैंने शर्त डाल दी कि इस डेट तक मैं आपके पैसे लौटा दूंगा भाई। इस शर्त पर कि ऐसा संदाय किए जाने पर विक्रय शून्य हो जाएगा। शर्त क्या लगाई? इस शर्त पे संदाय किए जाने पर सेल जो करेगी तो शून्य हो जाएगी, अथवा इस शर्त पर कि ऐसा संदाय किए जाने पर क्रेता वह संपत्ति को अंतरित कर देगा, वहां ऐसा संव्यवहार सशर्त विक्रय द्वारा बंधक और बंधकदार सशर्त विक्रय द्वारा बंधकदार कहलाता है। ये सब क्या कह रहे हैं? कंडीशनों के साथ बंधकदार कहलाएंगे पार्टीज। परंतु ऐसा कोई भी संव्यवहार बंधक नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह शर्त उस दस्तावेज में संविष्ट न हो जिससे विक्रय किया गया है, ये किया जाना तात्पर्य है। बस सेल किया गया है डॉक्यूमेंट तब तक नहीं माना जाएगा जिस डॉक्यूमेंट से सेल किया गया है। क्या चीज क्या कहना चाह रहा है? जब कोई बंधक ऐसा किया जा रहा है कि जो लग रहा है कि सेल है लेकिन है नहीं सेल, वो बंधक ही है। क्यों? अगर ये बंधक के पैसे मैंने नहीं लौटाए तो उसे आप सेल मान ले जाए, ये शर्त मैंने लगा रखी। तो एक तरह सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है ये। चलिए अब देखिए भोग बंधक। 4 भोग बंधक, जहाँ की बंधक करता बंधक संपत्ति का कब्जा बंधकदार को प्रदत्त कर देता गोल है। कर लो, कब्जा बंधकदार को प्रदत्त कर दिया। सादा बंधक में कब्जा नहीं दिया, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक में कब्जा नहीं दिया, भोग बंधक में कब्जा दे दिया। ठीक है, भोग देखो इंजॉय करना, ठीक है, शब्द से देखो भोग यूज करना। नहीं, इसमें कब्जा नहीं दिया, सिंपल डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, सेल किया गया। सिर्फ भोग बंधक में अभी तक हमने पढ़ा कब्जा दे दिया गया। या परिदत्त करने के लिए अपने को अभिव्यक्त या विवक्षित तौर पर आबद्ध कर लेता है। या कब्जा देने के लिए अपने आप को एक्सप्रेस या इम्प्लाइड तौर पर आबद्ध कर ले, भाई मैं 31 तारीख को आपको कब्जा भी दे दूंगा। और उसे प्राधिकृत करता है कि बंधक धन का संदाय किए जाने तक वह ऐसा कब्जा प्रतिधर्त करे, और जब तक मैं आपके पैसे ना लौटाऊं इस संपत्ति पर अपना कब्जा बना के रखना भाई। और उस संपत्ति से प्रोद्भूत भाटकों और लाभों को या ऐसे भाटकों और लाभों के किसी भाग को प्राप्त करे और उन्हें ब्याज मध्य या बंधक धन के संदाय में या भागते ब्याज मध्य या भागते बंधक धन के संदाय में विनियोजित कर ले, वहां वह संव्यवहार भोग बंधक और वह बंधकदार भोग बंधकदार कहलाता है। क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे पैसे की जरूरत, मैं अल्पना के पास गया, अल्पना मुझे पैसे दे दीजिए। अल्पना ने कहा भाई क्यों दूं पैसे, अपना मकान अपना खेत रख दो। मैंने अपना खेत इनके पास बंधक रख दिया और टाइम दे दिया भाई, इस समय तक पूरा कर लूंगा। मैंने संपत्ति का कब्जा, खेत का कब्जा भी इनको दे दिया और इनसे कहा भाई जब तक मेरे पैसे पूरे नहीं हो जाते इस खेत में खेती कर कर अपने पैसे वसूल लेना, इस खेत को यूज करके अपने खेत में पैसे वसूल लेना। ठीक है, मैंने अपना मकान दिया, इनको बंधक रखा, तो मकान से जो किराया आता है इस किराए को आप ही रखना और जब आपके पैसे पूरे हो जाएंगे मुझे मेरा कब्जा वापस कर देना। इसे कहते हैं भोग बंधक। मेरा क्लियर? भोग बंधक इस यूज करके जब आपके पैसे पूरे हो जाएंगे मुझे मेरा संपत्ति वापस कर देना, यूज करके भोग बंधक। सबसे इंपॉर्टेंट कब्जा दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए अंग्रेजी बंधक, जहाँ की बंधक करता इसके बराबर में ई लिखो, इंग्लिश मॉर्गेज। ई से इंग्लिश ध्यान रखिए और ई पार्ट में दे रखा है अंग्रेजी, इससे ऊपर भोग, इससे ऊपर सशर्त विक्रय, सबसे नंबर 1 पे इनके सादा बंधक। चलिए ई इंग्लिश बंधक, अंग्रेजी बंधक, जहाँ की बंधक करता बंधक धन का प्रति संदाय निश्चित तारीख को करने के लिए अपने को आबद्ध करता है। ठीक है, 31 दिसंबर 2024 तक मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। और बंधक संपत्ति को बंधकदार को आत्यंतिक रूप से किंतु इस परंतु के अध्ययन अंतरित करता है कि यानी कि संपत्ति का कब्जा दे रहा है इसमें भी, कि करार के अनुसार बंधक धन के संदाय पर बंधकदार उसे बंधककर्ता के प्रति अंतरित कर देगा, वहां वह संव्यवहार अंग्रेजी बंधक कहलाता है। जब मैं आपके पैसे लौटाऊंगा आप अपनी संपत्ति, ये संपत्ति मुझे वापस कर देना।
ठीक है। भोग बंधक में कब्जा दे दिया जाता है और आप उस संपत्ति का एंजॉय करेंगे जब तक आपके पैसे पूरे नहीं हो जाते, तब मुझे वापस कर देना। सर इसमें भोग बंधक में सिर्फ एक यही कंडीशन है कि उसी से अपने पैसे पूरे करने हैं। उसी संपत्ति से पैसे पूरे करने हैं। यहाँ पर इंग्लिश बंधक में मैं पैसे इनके लौटाऊंगा 31 दिसंबर 2024 को, और जब लौटाऊंगा ये मेरा संपत्ति पे कब्जा मुझे वापस कर देंगे, ये संपत्ति मुझे वापस लौटा देंगे। ये है इंग्लिश बंधक। तो सी में नॉर्मल। और डी में क्या डिफरेंस हुआ? सी में क्या है, सशर्त विक्रय, जो लग रहा है सेल लेकिन सेल है नहीं, वो है बंधक, ठीक है नहीं। और टाइम पे जब वो पूरे पैसे नहीं दिए 31 दिसंबर को, तो मान लिया जाएगा सेल हो गया, विक्रय हो गया, बंधक नहीं मिलेगा, सेल हो गया। माना जाएगा। 10 लाख की प्रॉपर्टी, 10 लाख के पैसे ले रखे मैंने, और कह रखा भाई 31 दिसंबर तक पैसे नहीं दिए तो उसे सेल मान लेना, तो आपने सेल मान लिया, आप मालिक हो गए संपत्ति के, ठीक है। आप उससे कब्जा भी लेंगे, हर चीज लेंगे। लेकिन भोग बंधक में उस संपत्ति से जो इनकम होगी, आप उस इनकम से अपना पैसा वसूल करेंगे। इंग्लिश बंधक में 31 दिसंबर को पैसे दूंगा तो कब्जा आप जो मैंने आपको दे रखा है आप मुझे वापस कर देना सर। और नहीं दिए तो क्या यूज नहीं करेंगे, यूज तो पैसे मुझे देना, भोग में यूज कर रहे हैं। फिर वो उसी न्यायालय के पास जाएंगे आप, नहीं दिए तो फिर न्यायालय के पास जाएंगे, या फिर बेचकर संपत्ति से पैसा वसूल करेंगे आप। इसमें ये काम यहीं का यहीं पूरा हो रहा है, मतलब सशर्त में। सशर्त में वही पूरा हो रहा है, सेल मान लिया जाएगा उस कंडीशन। कोई डाउट तो नहीं, देखो डाउट मत रखना इसमें, 6 के 6 पॉइंट में, ठीक है। अलग अलग तरीके से घुमाएगा, प्री में घुमाएगा, कब्जा किस में दिया जा रहा है, किस में रजिस्टर्ड किया जा रहा है, ये सब घुमाएगा प्री में आपको। और सीरियल आता है, 100% सीरियल आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन इस सेक्शन से आएंगे। इंग्लिश बंधक याद रखना है, ई में इंग्लिश है, ऊपर भोग है, ऊपर सशस्त्र विक्रय है, फिर सादा बंधक है, ठीक है। चलिए क्या देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट में आइए, हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक। एफ हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक, जहाँ की कोई व्यक्ति निम्नलिखित नगरों अर्थात कलकत्ता, मद्रास और बम्बई क्या है ये, इन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था अंग्रेजों के टाइम पे, ये प्रेसिडेंसियां थी। नगरों में से किसी में और किसी भी अन्य नगर में जिसे संप्रक्त राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे किसी लेनदार को या उसके अभिकर्ता को स्थावर संपत्ति की हक की दस्तावेजों को उस संपत्ति पर प्रतिभूति सृष्ट करने के आशय से परिदत्त करता है, वहां वह संव्यवहार हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक कहलाता है। मुझे पैसे की जरूरत, मैं अल्पना के पास गया, अल्पना मुझे पैसे दे दीजिए, अल्पना कहीं क्यों दूंगी, अजी मैं अपने मकान के पेपर आपके पास रख रहा हूँ, ये बैंक है, अल्पना बैंक है, मैं इनके पास मकान की क्या संपत्ति कब्जा दिया मैंने बैंक को, नहीं दिया ना, क्या दे रहा हूँ, मकान के पेपर, हक विलेख, जो मेरे हक दस्तावेज थे वो सब इनको सौंप रहा हूँ मैं अल्पना को, तब ये बैंक मुझे पैसे दे रहा है, ये महाजन, अल्पना महाजन मुझे पैसे दे रही है, ठीक है। तो क्या क्या किया, जिस मॉर्गेज में हक के दस्तावेज रख दिए जाते हैं और तब आपको पैसे मिलते हैं, उसे कहते हैं हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक। दौड़ गया। चलिए, अब मैं इनके पैसे नहीं लौटाऊंगा तो उसी दस्तावेज के आधार पर न्यायालय में सूट फाइल करेंगे ना, ये डॉक्यूमेंट भी ओरिजिनल इन्हीं के पास है और डीड लिखी गई है, रजिस्टर्ड डीड है कि अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो ये मेरी संपत्ति पे कब्जा कर लेंगे। विलक्षण बंधक, जो बंधक इस धारा के अर्थ में सादा बंधक, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, भोग बंधक, अंग्रेजी बंधक या हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक नहीं है, वह विलक्षण बंधक कहलाता है। क्या कहना चाह रहे हैं, जो इन 5 बंधकों में नहीं हो क्या कहलाया, विलक्षण बंधक कहलाया, जो इन 5 में नहीं है, ठीक। चलिए, ऐसा कौन सा होगा? कुछ भी पैसे की जरूरत है, पैसे ले लिए, पैसे के बाद वापस कर दूंगा आपके, जो दस्तावेज नहीं रख रहा, संपत्ति नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, तो लास्ट क्या करना है, विलक्षण बंधक, जो इन 5 में नहीं आ रहा है। चलिए, और इसे हम कल कर लेंगे।